हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ब्राइट टू विलेंसी के यूट्यूब चैनल में। अभी हमको कुछ चीज़ें और समझनी है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री बुक का वो, और उसमें आज हम पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 2.4 को, जो कि टॉपिक है हमारा द रिवोल्यूशनरीज। हमें ये जानना है कि रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, क्योंकि देखो कोई भी जगह में रिवोल्यूशंस जब आता है तो लोगों का ही उसमें बड़ा योगदान होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो रिवोल्यूशन करते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम रिवोल्यूशनरीज कहते हैं। बात क्या हुई, मैनी लिबरल नेशनलिज्म्स पीपल वेयर नॉट हैप्पी विथ कंजर्वेटिज्म्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को कंजर्वेटिज्म क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर कि जितने भी लोग थे उनको कंजर्वेटिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, आफ्टर 1815 के बाद जो लिबरल नेशनलिज्म था वो क्या हो गया, टोटली वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। जितने भी लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए, ताकि उनको मोनार्की, लोग पब्लिक या कोई भी रूलर उनको पकड़ ना सके। देन क्या हुआ, दे मेड, उन्होंने अंडरग्राउंड होकर सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटी बना ली। जो सोसाइटी टोटली सीक्रेट है, बाकी पब्लिक से, दूसरी सोसाइटी से काफ़ी अलग है। और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट करके क्या उन्होंने किया, पहले क्या किया, ओपोज मोनार्की, मोनार्की मतलब किंग का जो रूल था उसको ओपोज किया, उनके किंग के बनाए हुए जो भी नियम थे उसको अपोज किया, मना कर दिया। एंड ऑटोक्रेटिक रूल, उस समय में जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसको भी बंद कर दिया। अगर ऑटोक्रेटिक क्लियर नहीं है तो हमारे वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके पहले, इस वीडियो से पहले के सारे वीडियोस में ये सारी चीज़ें क्लियर है। देन है वांटेड फ्रीडम, और वो लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई थी, ताकि वो मोनार्की को नो कह सके, बिग नो कह सके, और साथ ही साथ उन लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को, पब्लिक को चाहिए था कि उनको एक फ्रीडम मिल जाए। तो फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी शुरू की, और करके धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ने लगे। अब आते हैं गिउसेपी मैज़िनी के बारे में। ये भी काफ़ी बड़े रूलर थे उस समय में, और इनका क्या हुआ, ये बॉर्न हुए थे जियोनाई में इन 1807 में पैदा हुए थे, और वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशनरी तो थे बट वो इटालियन थे। एंड थर्ड पॉइंट है, मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। कार्बोनरी जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी उसके वो काफ़ी अच्छे मेंबर थे। कौन थे, गिउसेपी मैज़िनी, याद रखना है सबको। एंड जो फाउंडर्स थे, द फाउंडर्स ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटी वेयर, ये जो गिउसेपी मैज़िनी थे उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी। वो फाउंडर थे 2 सीक्रेट सोसाइटी के, और वो 2 सोसाइटी का नाम है, एक है यंग इटली और एक है यंग यूरोप। और जो यंग इटली है कहाँ पे था, ये मार्शलिज में बनाया गया था इस प्लेस में, और जो यंग यूरोप है ये बर्नी में बनाया गया था ये सोसाइटी को। फिर लास्ट पॉइंट ये है, बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जो गिउसेपी मैज़िनी है वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि हमारे पास यूनिफिकेशन होना चाहिए। अगर इटली यूनिफाइड हो जाए, एक हो जाए, जुड़ जाए, तो क्या हो सकता है, लोगों को फ्रीडम मिल सकता है, इक्वालिटी मिल सकता है, राइट्स मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को ये समझते हैं कि जो नया टॉपिक है इसमें, मतलब सब टॉपिक, तो 2 पॉइंट तो हमने पूरा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं थर्ड में। तो थर्ड टॉपिक में है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इस एज ऑफ रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन का एक दौर चला, एज का मतलब एक दौर चला, जब एक के बाद एक रिवोल्यूशन हो ही रहे थे। तो ये रिवोल्यूशन का जो एज था वो 1830 से लेके 40 तक, तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने साल तक रिवोल्यूशन होते रहा, लोग लड़ते रहे रिवोल्यूशन होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है जो जुलाई रिवोल्यूशन है, एक रिवोल्यूशन है जिसका नाम है जुलाई रिवोल्यूशन, मतलब उस मंथ से शुरू हुआ तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया जुलाई। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो फ्रांस और एक बेल्जियम, ये दोनों प्लेसेस में ही रिवोल्यूशन हुए थे। तो फ्रांस में क्या हुआ, उसको बुक में तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस में दिया हुआ है हिस्ट्री, बट यहाँ पे हम देखेंगे एकदम पॉइंट्स में समझेंगे। तो फ्रांस में क्या हुआ, द बर्बन किंग, जो उस समय का बर्बन किंग था, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कोरोनेटेड आफ्टर द विना कांग्रेस ऑफ 1815 वेयर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। जो बर्बन किंग था उनको टोटली हटा दिया गया। उस समय में
बिना कांग्रेस हुआ करता था, जिसने जो ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया टोटली लिबरल रिवोल्यूशनरीज को हटा दिया, ठीक है, और कोई भी बर्बन किंग को सपोर्ट ना कर सके, हेल्प ना कर सके, इस तरीके से किया। सेकेंड पॉइंट में ये है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड है एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक ऐसा राजा का शासन, मोनार्की तो था बट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मतलब रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, लॉ था, इक्वालिटी था, राइट्स था। एंड थर्ड पॉइंट है लुइस फिलिपी, ये कौन थे, वॉज इंस्टॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जो लुइस फिलिपी है उसको क्या कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के नाम पे रखा गया। दैट मीन्स मोनार्क मतलब किंग रूल तो है बट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। अब फ्रांस का ये 3 पॉइंट्स में हमने क्लियर किया। अब चलते हैं हम बेल्जियम की तरफ। बेल्जियम में यूनाइटेड किंगडम ऑफ, उस समय में बेल्जियम जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड कहा जाता था, वहाँ पे एकदम सिंपल से एक ही पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि जो बेल्जियम है ब्रोक अवे फ्रॉम द यूके ऑफ नेदरलैंड, मतलब यूके के साथ का ही पार्ट था बेल्जियम, बट वो तोड़कर टूटकर क्या हो गया, नेदरलैंड के साथ आ गया। तो उस समय में इस तरीके से नहीं रहा। तो बच्चों अभी हम समझते हैं कि ग्रीक रिवॉल्यूशन क्या था और उसके में हमें एकदम शॉर्ट में हम समझते हैं। सो क्या है बताया यहाँ पे, जो ग्रीक है, ग्रीक वॉज अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15 सेंचुरी। 15 सेंचुरी से ही ग्रीक जो था वो ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था, एक पार्ट था। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है पीपल ऑफ ग्रीक वांट फ्रीडम, उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए एंड अ नेशन स्टेट, और एक उनको नेशन स्टेट चाहिए। थर्ड है कि 1821 में ग्रीस स्टार्टेड स्ट्रगल, उन्होंने क्या शुरू किया, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन लोगों को आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उन्हें स्ट्रगल शुरू कर दिया फ्रॉम द ओटोमन रूल। उस समय में ओटोमन का ही रूल था, तभी से उन्होंने शुरू कर दिया अपना रिवोल्यूशन करना, स्ट्रगल करना। बस फिर अभी क्लियरली अगर हम समझे तो कुछ लोग थे और लोगों के साथ साथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी थी, ठीक है। तो ये पीपल्स के साथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मिला दिया जाए तो क्या होता था, थ्रू देयर ड्रामा। लोग क्या करते थे, जितने पीपल थे वो क्या करते, ड्रामा करते थे, आर्ट करते थे, पोएम सुनाते थे, एंड दे ब्रिंग नेशनलिज्म फीलिंग। तो पोएट्स क्या करते थे, पोएम्स के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ा देते थे। और ड्रामा एंड आर्ट के थ्रू जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको कुछ रीड करना नहीं आता, या प्रिंट मीडिया भी बहुत कम था उस समय में, इसीलिए लोगों को समझाने के लिए ड्रामा, आर्ट एंड पोएट्स का सहारा लेना पड़ा, सो डेट लोगों को ये समझाया जा सके कि नेशनलिज्म वाली फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और तभी यूनिटी आएगी। नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है सबके अंदर बराबर से आना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद 1832 में क्या हुआ, जो ट्रीटी है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो जो ट्रीटी था, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उन्होंने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया, ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया कि ग्रीस एज एन, ग्रीस को क्या मान लिया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया, ठीक है। तो अभी अगर तुम लोगों को कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे ब्राइट ट्रिबुलेंसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट्स करना कोई भी डाउट्स, और हर एक डाउट क्लियरिंग का हम ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।